Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter, that is Political Science chapter 13, Rights. We have completed till here, now we will start from here. After America achieved independence, its constitution gave many rights to its citizens. However, women and colored people had to wage a relentless struggle to claim this civic rights. Slavery was abolished in 1864, and the colored Afro-American and Native American men were given right to vote in 1870. All women were given voting rights in 1920. However, the colored people continued to face various kinds of discrimination which prevented them from registering as voters, as many states made laws to keep them away from voting or enjoying other civil rights. They are not permitted to sit with white Americans in public places like buses, trains, parks, restaurants and cinema houses. They could not interact as equals with them. They did not have equal access to public lecture एंड डाइनिंग प्लेसेस. ठीक है, देखिए यहाँ पर जब अमेरिका ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सिटीजन्स को राइट्स दिए गए थे. ठीक है, लेकिन जो विमेंस हैं और जो कलर्ड पीपल हैं उनको उस वक्त पे उतना राइट्स जो है वो नहीं मिला था. उनके सिविल राइट्स जो थे वो क्लेम नहीं वो उस वक्त पे कर सकते थे. स्लेवरी जो थी वो आपका 1864 में वहाँ अमेरिका में अबॉलिश हुई, और साथ में जो कलर्ड थे, ठीक है, जो कलर्ड मेंस को भी वहाँ पर राइट दिया गया. ठीक है, एक तो आपका, ठीक है, कलर्ड मैन मीन्स वहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में बहुत ज़्यादा क्या होता है, भेदभाव होता है. तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कलर्ड पीपल यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो वहाँ पर ब्लैक पीपल के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है. ठीक है, तो ब्लैक पीपल को यहाँ पर 1870 में राइट टू वोट का अधिकार मिला. जब अमेरिका जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस वक्त पे विमेंस को और कलर्ड पीपल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिकार जो है वो नहीं मिले थे. लेकिन धीरे धीरे ये सारे जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, वो उनको मिलते गए. ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, 1864 में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया, फिर साथ में 1870 में कलर्ड पीपल को भी राइट टू वोट का अधिकार जो है वो मिला. अब ऑल विमेंस वेर गिवन, ठीक है, सभी विमेंस को 1920 में, ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा गैप के बाद में सारे विमेंस को वोटिंग राइट्स जो थे अमेरिका में वो मिले. और फिर यहाँ पर देखते हैं हाउएवर, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा था, वहाँ पर जो कलर्ड पीपल थे वो डिस्क्रिमिनेशन जो थे वो फेस कर रहे थे. उसके बावजूद, ठीक है, भले उनको राइट टू वोट मिल गया था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फेस कर रहे थे. जो भी नॉर्मल सिविल राइट्स हैं उनको वो क्या है इंजॉय नहीं कर पा रहे थे. उनको वो बिल्कुल भी जो अमेरिकन्स रहते हैं, ठीक है, अमेरिकन्स के साथ में मीन्स यहाँ पर वाइट पीपल के साथ पे वो लोग बस पे नहीं बैठ सकते, ट्रेन पे नहीं बैठ सकते, पार्क्स पे नहीं बैठ सकते थे. ठीक है, मीन्स उनको परमिशन ये चीज़ की नहीं थी कि कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे वो वाइट पीपल की बराबरी करें. ठीक है, यहाँ पर यही था, वो इक्वली जो थे, ठीक है, वो सभी के साथ में इक्वली इंटरैक्ट नहीं कर सक रहे थे. ठीक है, अब उनको जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर और डाइनिंग प्लेसेस पे इक्वली एक्सेस जो था उनके पास में नहीं था. In 1956, an incident of racial discrimination created a massive wave of anti-racism that swept across America. A colored American citizen named Rosa Parks was not allowed to sit in public bus. The colored Americans, under the leadership of Martin Luther King Jr., launched a mass campaign for their civil rights movement. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ. 1956 में इसी इंसिडेंट के कारण मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यही जो उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके कारण भी बहुत ज़्यादा मासिव इंसिडेंट वहाँ पर हुआ एंटी रेसिज्म के खिलाफ में पूरे अमेरिका में. ठीक है, जो कलर्ड पीपल थे, जो कलर्ड अमेरिकन सिटीजन थे वहाँ अमेरिका के, जिनका नाम था रोजा पार्क्स, उनको पब्लिक बस पे बैठने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट जो था, मासिव वेव जो था वो वहाँ पर चला. ठीक है,
जब ये हुआ, ठीक है, जब रोजा पार्क्स को पब्लिक बस पे बैठने नहीं दिया गया, उस वक्त पे मार्टिन लूथर किंग के लीडरशिप में ये मास कैंपेन जो था वो लॉन्च हुआ और उसको कहा गया है यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट। The colored Americans staged a series of demonstrations in different places during the course of the civil rights movement. The pressure created by the protests led the American government to abolish all those laws that caused discrimination against non-whites. In 1964, this is also finally removed obstacles created by state laws to voting rights to the non-whites. ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो कलर्ड अमेरिकन्स थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर क्या है डेमोन्स्ट्रेशन दिए हर अलग अलग प्लेसेस के बारे में सिविल राइट मूवमेंट के दौरान पे। तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था अमेरिकन गवर्नमेंट में कि ताकि वो सारे जो लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन कॉज कर रहे हैं उनको यहाँ पर क्या कर दें, ख़त्म कर दें। और फिर फाइनली 1964 में जो भी लॉज थे जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था नॉन वाइट्स के थ्रू, नॉन वाइट्स के मीन्स ब्लैक लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था वो फाइनली यहाँ पर 1964 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। ये फाइनली जो ऑब्स्टेकल था, जो स्टेट लॉ वोटिंग राइट्स के बीच पे जो आ रहा था, वो ऑब्स्टेकल जो था वो फाइनली यहाँ पर रिमूव कर दिया गया। द लीडर ऑफ द मूवमेंट मार्टिन लूथर किंग asserted that colored Americans should resort to direct action and long marches to attain their objectives. He gave a powerful and emotional speech to a mass rally of over 250,000 people assembled under the Lincoln Memorial in Washington, D.C. On August 28, 1963, the speech is considered to be one of the most memorable and influential speeches on human rights in the world history. Some excerpts are given below. ठीक है, देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग क्योंकि उन्होंने ये मूवमेंट को क्या किया था, लीड किया था। इन्होंने मूवमेंट को लीड किया था, तो ये मूवमेंट को लीड करने से पहले उन्होंने क्या है, उन्होंने किस तरीके से लीड किया था, तो डायरेक्ट एक्शन उन्होंने लिया था और लॉन्ग मार्चेस मीन्स बड़े बहुत सारे लोगों के साथ में उन्होंने मार्च किया था ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर अटेन कर पाए। उन्होंने जब वो मार्च उन्होंने निकाला था तो उन्होंने एक पावरफुल स्पीच थी, मीन्स एक स्पीच दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और एक इमोशनल स्पीच उन्होंने दी थी उस मास रैली को, जिसमें अराउंड 250,000 लोग थे जो असेंबल्ड हुए थे लिंकन मेमोरियल में वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब ये स्पीच का यहाँ पर डेट आपका दिया गया है अगस्त 28, 1963। ये जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है सबसे ज़्यादा मेमोरेबल स्पीच में और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस में हमारे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ह्यूमन राइट्स के लिए। यहाँ पर कुछ पार्ट दिया गया है स्पीच का, मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच है उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सारे उन्हीं के पार्ट्स हैं, पूरी स्पीच नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इज नॉट यूनिक to the democratic system. Other systems also emphasize human rights such as the right to work or right to participate in local governance. However, rights are an integral part of the democracy because of democratic government cannot be formed and cannot function without people's participation. The basic essence of a democracy is that the people choose their representatives. These representatives works for the people interest and are accountable to them. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है राइट्स, ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे राइट्स का डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है राइट्स का वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये जो राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है, सभी सिस्टम्स पे ये राइट्स जो है वो सभी सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे ये राइट्स जो है वो दिए जाते हैं। अदर सिस्टम्स जो हैं, ठीक है, अदर सिस्टम ऑल्सो एम्फेसाइज ह्यूमन राइट्स। हर सिस्टम में आपका ह्यूमन राइट्स आपके पास में रहता ही है, जैसे कि क्या क्या है ह्यूमन राइट्स, राइट टू वर्क, राइट टू पार्टिसिपेट, ये क्या है आपका ह्यूमन राइट्स के अंडर में आएगा। लेकिन
जो राइट्स है जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आपको देती है वो क्या है, डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर नहीं, बिकॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट पीपल पार्टिसिपेशन, ठीक है। देखिए राइट्स जो है वो डेमोक्रेसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि अगर अगर ये जो राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट पीपल की पार्टिसिपेशन, लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बन सकती, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट आज अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो पीपल्स के पार्टिसिपेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वोटिंग देने के लिए जाते हैं, सारे लोग जो भी 18 ईयर्स से ज्यादा में हैं वो सभी लोग वोटिंग करते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये जो पीपल पार्टिसिपेशन है उनके बिना, उसके बिना क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उनको हमें जो राइट्स मिले हैं वो हमारी डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है, द बेसिक एसेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो लोगों, डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि आप वोटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे कि जो सीएम है, ठीक है, अगर हम जिस स्टेट पे रहते हैं उसके सीएम जो है वो हमारे क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमको फर्दर जाके आगे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से आपका क्या है, हर स्टेट में सीएम हो गए, ये सब मीन्स जो जिन भी लोगों के लिए वोटिंग प्रोसेस होता है वो हमारे क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो आगे जाकर फर्दर हमको एक अलग लेवल पे हमको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, वो लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है, ठीक है। तो अब लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, वोटिंग देते हैं। इफ द कॉमन पीपल आर डिनाइड देयर राइट्स देन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, we saw this earlier in the example of the United States of America. If rights are not given to all the people, the government policies and laws become one-sided and partial. People cannot express their opinions about these laws and policies, nor do they have the opportunity to change them. Also, if citizens' rights are not protected, the government can easily oppress, exploit and manipulate the people. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। हम लोगों ने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल देख लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहाँ पर सभी लोगों को राइट्स जो थे वो नहीं मिले थे, और उसके बाद में लोगों ने अपना ओपिनियन जो है, ठीक है, बाद में लोगों ने मूवमेंट यहाँ पर कर दिया था, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट उन्होंने वहाँ पर किया था। लेकिन इंडिया में, ठीक है, इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने सभी लोगों को क्या दिए हैं, राइट्स दिए हैं। अगर कोई भी राइट्स, कोई भी किसी भी प्रॉपर लोगों को अगर राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि विमेंस को उस वक्त पे राइट नहीं मिले होते, तो ये क्या हो जाती है, आपका एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाती है, आपकी पार्शियल हो जाती, वन साइडेड हो जाती, जिसकी वजह से लोग जो थे, सभी लोग जो थे वो अपने ओपिनियंस को, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपका विमेंस का, यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कोई भी आपका क्या है, मीन्स कोई भी पार्टी या फिर कोई भी आपका क्या है, कोई भी वन साइडेड या फिर पार्शियल गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वन साइडेड या फिर पार्शियल नहीं हो सकती किसी के भी लिए, चाहे वो विमेन्स हो, मेंस हो या फिर कोई और हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि अगर ऐसा होता है, अगर गवर्नमेंट जो है वो वन साइडेड हो जाती है, तो जो लोग हैं वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लॉस के लिए, पॉलिसीज के लिए उनके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो होती है उनको चेंज करने की, वो भी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। देखिए सिटीजन्स राइट्स जो हैं उसको प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर सिटीजन्स राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो आसानी से क्या कर सकती है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, ऑप्रेस करती है या फिर मैनिपुलेट कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए सिटीजन्स राइट्स जो हैं वो अगर लॉ उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हुए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट
राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, ये सारे क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो हमको मिले हुए हैं, अगर ये फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिलते, ठीक है, या फिर ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग क्या है, अगर अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है लॉ बना रही है और जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ के लिए केस कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इस एक्ट के कारण, इस बिल के कारण, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बिल है वो पास नहीं होनी चाहिए एक्सेट्रा, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, हम लोग ऐसा कदम हम उठा सकते हैं अगर हमको लग रहा है कि किसी भी कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, कोई भी स्टेट जो है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है हमारी, वो हमारे कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रही है तो हम डायरेक्ट केस कर सकते हैं। इन केस इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो राइट्स हैं वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। किस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, तो वो लॉ से प्रोटेक्टेड है। अगर ये लॉ के थ्रू प्रोटेक्टेड नहीं होते, अगर ये ऐसा होता कि जो हमारे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, उसको लॉ जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि जो गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, जैसे कि जो भी हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, वो लोगों को आसानी से क्या कर सके, ऑप्रेस कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके या फिर मैनिपुलेट कर सके, जिसकी वजह से ये चीज़ को ध्यान पे रखते हुए अब जिसके पास में पावर है वो लोगों को क्या करता है, एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। जैसे कि पिछले टाइम पे, पुराने टाइम पे क्या होते थे, राजा जो रहते थे वो अपनी प्रजा या जनता को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो जिनके पास में पावर रहती है वो हो सकता है कि आज नहीं कर रहे हैं तो कल एक्सप्लॉइट कर सकते थे, ठीक है। ऐसा उस वक्त पे जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो ऐसा सोचा गया, और इसीलिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। अगर ये प्रोटेक्शन हमको नहीं मिली होती तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है, आसानी से हमको ऑप्रेस कर सकती थी, एक्सप्लॉइट कर सकती थी या फिर मैनिपुलेट भी कर सकती थी। इसीलिए हमारे राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। Rights are important for all human beings, hence there should be no discrimination on the basis of color, race, caste, religion, region or country in awarding these rights. Denying rights to some people means denying them the right to progress in their life, ठीक है। हम जो rights हैं किसी भी human being की life में बहुत ज़्यादा important है, ये हमें क्या कर सकते हैं, ये हमें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं। कैसे टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से, तो हमारी कंट्री में जितने भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है उनसे बचाने का काम हमको करते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है हमारी कंट्री में, कलर, रेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन, कंट्री, इन सभी के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर कोई ये राइट्स, ठीक है, अगर ये राइट्स को डिनाई कर दे, मतलब डिनाई अगर ये होगा, तो अगर ये राइट्स को मीन्स अगर ये जो हमारे राइट्स जो हमको मिलते हैं अगर उसको डिनाई कर देंगे तो किसी भी एक इंडिविजुअल का जो प्रोग्रेस है लाइफ में वो क्या होगा, रुक जाएगा। मीन्स डिनाई, अगर वो राइट्स को डिनाई करना मीन्स उनके प्रोग्रेस को डिनाई करना है। यहाँ पर राइट्स एम्पावर एंड फ्री इंडिविजुअल, they give them the opportunity to be creative, innovative and original in music, dance, writing, etc. The right to education helps us to oppress in life. Right equip us to negotiate life with dignity and honor. They can be seen as freedoms and facilities given to individual by the state to enable them to grow and develop physically, emotionally and mentally. ठीक है, देखिए जो राइट्स रहते हैं वो फ्री किसी हर एक इंडिविजुअल्स को मिलते हैं, ठीक है। ये जो राइट्स हैं वो हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं क्रिएटिव बनने का, इनोवेटिव बनने का और ओरिजिनल चीज़ें जो है वो हमको करने का। जैसे कि किसी भी म्यूजिक में हो सकता है, डांस में हो सकता है, राइटिंग या कोई भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है। राइट टू एजुकेशन जो है वो हमारी लाइफ को क्या करता है, प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमारी लाइफ क्या होगी, प्रोग्रेस करेगी, लाइफ हमारी बढ़ेगी, ठीक है। हम अपनी लाइफ में क्या जाएंगे, हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। अब राइट इक्विप अस टू नेगोशिएट, ठीक है। राइट जो है वो हमको क्या करता है, नेगोशिएट करता है, हमें
क्या है, डिग्निटी और ऑनर के साथ जीने के लिए क्या करता है, मीन्स हमारे जो ये जो राइट्स हैं वो हमको क्या करते हैं, एक डिग्निटी और ऑनर के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इनको कहा जा सकता है कि ये जो राइट्स हैं वो हमारे क्या है, फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम और फैसिलिटीज हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को दी गई है हमारे स्टेट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर स्टेट का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट इन द सेंस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी आप बोल सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंडिविजुअल को ये फ्रीडम और ये फैसिलिटीज दी हुई हैं, ये राइट्स के फॉर्म पे ये हमको मिला हुआ है, ताकि हम अपना खुद का ग्रो खुद क्या कर सके, ग्रो कर सके, हम खुद अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी सके, प्रोग्रेसिव लाइफ हम जी सके, और हम अपने आप को डेवलप कर सके फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। ठीक है, तो ये जो राइट्स हमको मिले हैं वो एक हमारे एक फ्रीडम है, हमारी फैसिलिटीज है, ताकि हम अपना खुद अपने आप को ग्रो करें, और हम ग्रो करेंगे तो हमारी कंट्री भी यहाँ पर क्या होगा, ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।